हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मैं साजिद अली आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और इस महाज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। लास्ट टाइम में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं। लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं हम। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्या पढ़े थे। लास्ट टाइम में पहली बात तो हमने सबसे पहले ये देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बेस पर क्या क्या कॉन्सेप्ट डिपेंड है। हमने देखे थे सबसे पहले कि साइंटिस्ट ऑर्स्टेड की थ्योरी क्या है, माइकल फैराडे की थ्योरी क्या है। उसके बाद में एम्पियर्स लॉ में करेक्शन करना पड़ा, साइंटिस्ट मैक्सवेल ने क्या करेक्शन किया। ये सारे इंफॉर्मेशन हमने फर्स्ट डे कलेक्ट किए थे। किस तरह से एक्सपेरिमेंट कैपेसिटर के बेस पे बीच में जो गैप होती है उसकी कंटिन्यूटी कैसे साबित करना चाहिए और साबित करके बताया मैक्सवेल ने, और बीच में करंट कैसे फ्लो होता है। और उसने ये भी बताया कि करंट चार्ज के वजह से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी हमको देखने को मिलता है। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन बताया दोनों आपस में, मतलब उसने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, उसने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग करने वाली जो चेंज होती है बार बार, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी बना के देती है परपेंडिकुलर। और इसी के बेस पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट समझे कल एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के जरिए, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा तो किस तरह से वो एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है और कैसे एक दूसरे को वो अल्टरनेट जनरेट करके आगे विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दौड़ते हैं। इतनी ज्यादा स्पीड होती है उनकी, ये हमने देखे। उसके बाद में फिर हमने कुछ कैलकुलेशंस किए, इलेक्ट्रिक डेंसिटी और मैग्नेटिक डेंसिटी का कैलकुलेशन किए, कुछ फॉर्मूले बनाए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है वो भी हमने देखे। मैग्नेटिक एनर्जी हमने इंडक्टर में देखे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कैपेसिटर में देखे। ½ CV² भी देख सकते हैं आप, ½ Q² C भी देख सकते हैं आप, ½ QV भी देख सकते हैं आप। 3 एनर्जी के फॉर्मूले है कैपेसिटर के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। और उसके बाद में इंडक्टर के लिए अपन ने ½ LI², ये बेस पे हमने मैग्नेटिक एनर्जी देखे। इंडक्टेंस क्या होता है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखे क्या होता है। कैपेसिटर और पोटेंशियल के अंदर हमने कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट देखे। तो ये सारी चीजें हमारे क्लियर है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्या होता है? आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट आपको लाइट के अंदर थोड़ा क्लियर हो गया होगा, पर हम ज्यादातर लोगों के दिमाग में स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्रिज्म होता है, इधर से लाइट, व्हाइट लाइट आती है, सनलाइट आती है, और अदर साइड से 7 कलर्स मिलते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। 7 कलर्स को स्पेक्ट्रम नहीं बोलते एक्चुअली। वो 7 अलग अलग कलर्स, अलग अलग वेवलेंथ है। एक्चुअली वेवलेंथ के जो ग्रुप बने हुए उसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई है उन सब की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग अलग है। बहुत सारी वेव है, बहुत सारी वेव है, और इन सब की फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें सब अलग अलग है। इन सब को कैरेक्टराइज किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज किया गया मतलब जैसे मेरे पास में, जैसे एज, एक एग्जांपल ले लो। जैसे आपने अपने कॉमन एग्जांपल देखो कैसे रहता है कि बच्चा पैदा होता है वहां से लेके तो बुढ़ापे तक जो लोग होते हैं उनको अपने को अलग अलग कैटेगराइज करना है। तो कैसे करते हैं आप लोग कैसे करते हो? जैसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हो आप। 3 पार्ट में कैसे? बच्चा, जवान और बूढ़ा, ऐसा करते ना आप। भाई बच्चों के कैटेगरी में कौन 1 से लेके
20 साल तक के बच्चे, 20 से लेके 60 साल के बच्चों में कौन जवान, 60 साल से ऊपर के कौन बूढ़े, इसको अपन ने कैटेगराइज किया एज के हिसाब से। यहां पे वेवलेंथ के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। इतनी वेवलेंथ के जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इसी 10 वेवलेंथ, इसको मिला के एक नाम दिया गया है। दूसरी वेवलेंथ जो बहुत सारे ग्रुप बने हुए उनको नाम अलग दिया है। ऐसी हजारों वेवलेंथ है, उनको ग्रुप बना बनाकर एक एक नाम दिया गया है, एक एक नाम दिया गया है। दैट इज नथिंग बट अलग अलग वेवलेंथ की वजह से उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। सबसे पहले दैट इज नथिंग बट नंबर 1, गामा रेज। गामा रेज ये सबसे पहले कैटेगराइज किया गया है। क्या होती है हम देखेंगे, इस अगले इसके अंदर हमको ये पूरा चार्ट देखने को मिलेगा। ये पूरा हम चार्ट देखेंगे यहाँ पर तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या होता है। जैसे गामा रेज लिखा हुआ है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव रहेगा। जैसे यहां पे सेकंड नंबर में क्या आएगा आपका, एक्सरे। थर्ड नंबर में क्या आएगा, अल्ट्रावायलेट रे। फोर्थ नंबर में क्या आएगा, विजिबल। विजिबल रेस। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा आपका, दैट इज माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। उसके बाद में 6 नंबर पे आएगा आपका माइक्रोवेव। और 7 नंबर पे क्या आएगा आपका, रेडियो वेव। इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। 7 कैटेगरी में बांटा गया है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है और इसके अंदर भी वेवलेंथ अलग अलग है। इन सब की वेवलेंथ अलग अलग है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर? अब इसके अंदर देखेंगे आप क्या क्या कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है और क्या क्या चीज़ हम एक एक करके भी देखेंगे। हम गामा रेस कहाँ से बनती है, एक्सरे कहाँ से बनती है, अल्ट्रावायलेट रेस कहाँ से आती है, विजिबल रेस क्या होती है, इंफ्रारेड रेस क्या होती है, माइक्रोवेव क्या होता है, रेडियो वेव क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें हम देखेंगे। शॉर्ट में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम कैटेगरी जो किया गया अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखना और इसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। मतलब ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज है, ढेर सारी वेवलेंथ है, उसके ग्रुप बनाए गए ऐसे और एक एक ग्रुप को एक एक नाम दिया गया, दैट इज बिकम स्पेक्ट्रम, बन गया स्पेक्ट्रम। प्रिज्म के अंदर क्या होता था, ऐसे 7 कलर्स देखने को मिलते थे और 7 अलग अलग वेवलेंथ, बिकॉज डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, तो वेवलेंथ अलग अलग होती थी उनकी। वो वेवलेंथ जो 7 होती थी उसी को 7 को मिला के स्पेक्ट्रम बोला जाता था। हम मान बैठे कि 7 कलर स्पेक्ट्रम है, ऐसा नहीं है। अब देखो यहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ध्यान में रखना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कभी भी ध्यान में रखना, दैट इज फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू, हमेशा एफ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, वी अपॉन लैम्डा। मतलब एफ और वी हमेशा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। मतलब एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। अगर जैसा वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम होगी। तो आप समझ जाना चाहिए कि अगर इसकी वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में इफ यू मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताता अभी क्या देखने को मिलेगा। तो चलो देखते अपन, चार्ट देख लेते डायरेक्टली, क्योंकि कितना लिख नहीं सकते थे हम। ये आपका पूरा टेक्स्ट बुक का ही चार्ट है। एनसीईआरटी की बुक भी आप ओपन करके देख सकते हैं, पूरा एनसीईआरटी का ही चार्ट बना हुआ है। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है? हाँ, ये देखो, अभी जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो रहेगी वो गामा रेज रहेगी। मैं आपको बताया था सबसे पहले जो रे रहेगी वो गामा रेज रहेगी। ये नंबर 1 गामा रेस।
ठीक है। तो गैमा रेज में देखो ये यहां से लेके यहां तक ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10 टू द पावर 23, 22, 21, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। मतलब गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है। गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। और वेवलेंथ क्या रहती है? कम रहती है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि अगर मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी लिखता हूं, फ्रीक्वेंसी तो हायर रहेगी और वेवलेंथ क्या रहेगी? लोअर रहेगी। इसका मतलब अगर मैं नीचे गया, ऐसा नीचे के डायरेक्शन में गया, तो मैं बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, कम कम होते जाएगी। और ये लोअर से हायर की तरफ जाएगा नीचे, तो मैं बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इंक्रीजेस। अगर मुझसे पूछा गया कि बताओ रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या है, तो मैं बोलूंगा बहुत बड़ी है, और फ्रीक्वेंसी क्या उसके करस्पॉन्डिंग बहुत कम है, क्योंकि वेवलेंथ जिसकी बड़ी होगी फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ही कम होगी। ठीक है। तो इफ यू मूव फ्रॉम ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर इंटरचेंज मत करना। गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, समझ में आ रहा आपके। और इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई फ्रीक्वेंसी इसकी रहती है गैमा रेस की, और वेवलेंथ लो रहती है। कैसे याद रखेंगे? रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा रहती है, ये याद रखो आप। अगर रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा रहती है तो फ्रीक्वेंसी कम रहेंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेंगे तो वेवलेंथ कम रहेंगे। समझ में आ रहा आपके? अब जैसा देखो ये पहला वाला केस है, तो ये 10 टू द पावर -11 और 10 टू द पावर -14 के बीच में जितनी भी 10 टू द पावर -14 मीटर से लेकर 10 टू द पावर -11 के बीच में जितनी भी वेवलेंथ है वो इस गैमा रेस की कैटेगरी में आती है। जैसे मान लो 10 टू द पावर -13 बोला मैंने, तो समझ जाना वो गैमा रेस की कैटेगरी में आ रही है। लेकिन कुछ वेवलेंथ मिक्स भी होती है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज यहां तक पता है। ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी दो कॉमन है, 19 और 20। देखो 10 टू द पावर इसके लिए भी, एक्सरे के लिए भी, इसके लिए भी है। ये सेकंड वाली आपकी एक्सरे है, सेकंड एक्सरे। तीसरा वाला आपका रहेगा अल्ट्रावायलेट, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर आपका विजिबल रहेगा। ये विजिबल लाइट ही आपको दिखाई देगी जो ये रेंज में आती है, बाकी ये सारी लाइट आपको दिखाई नहीं देगी, ये वेव भी दिखाई नहीं देगी आपको। सिर्फ विजिबल लाइट जो, इसीलिए तो उसको विजिबल नाम दिया गया ना, वही आपको दिखाई देगी। समझ में आ रहा है? और उसकी वेवलेंथ, ये देखो उसकी वेवलेंथ यहां से, उसकी वेवलेंथ ये पूरी विजिबल लाइट के लिए वेवलेंथ है, विजिबल लाइट के लिए वेवलेंथ है, ध्यान में रखना। ये पूरा इसके लिए बनाया गया है, विजिबल के लिए बनाया गया है। ये जो छोटा सा पोर्शन था उसको यहां पर उसने जूम कर दिया है। अब देखो वहां पर वॉयलेट, आप ये पढ़ते अपना विबजॉर पढ़ते, VIBGYOR पढ़ते ना आप, यहां पे इंडिगो नहीं दिया हुआ है, VIBGYOR, यहां पे इंडिगो आएगा। और आपका समझ में, यहां पर इंडिगो आएगा, यहां बीच में। तो ये 7 कलर्स जो आप पढ़ते प्रिज्म के अंदर, स्पेक्ट्रम के अंदर, उसमें देखो वेवलेंथ बढ़ते जा रही। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहती है, ध्यान में रखना। ये सब वेवलेंथ है, ये जितनी भी है ये सब के सब वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, लार्ज वेवलेंथ है, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ है। ये मिनिमम वेवलेंथ है, मिनिमम से मैक्सिमम। तो कलर की भी वेवलेंथ याद रखना, वॉयलेट की कम है और रेड की ज्यादा वेवलेंथ होती है, ये भी ध्यान में रखना आपने, ठीक है। उसके बाद में फिर ये 5th नंबर पे आता है आपका इंफ्रारेड, फिर आता है 5 नंबर पे माइक्रोवेव, 6 नंबर पे माइक्रोवेव आपका आता है। और उसके बाद में ये पूरा जो भी आ रहा है, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, ये कहलाता है रेडियो वेव्स। ये क्या कहलाता है? रेडियो वेव्स। एंड दैट इज 7th नंबर,
7th नंबर, दैट इज नथिंग बट रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव, टेलीविजन एफएम, एएम रेडियो, लॉन्ग रेडियो वेव, ये सब रेडियो वेव, रेडियो वेव, रेडियो वेव, रेडियो वेव दिख रहा है, रेडियो 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 दिख रहा है, पूरी रेडियो कैटेगरी में आती है। तो ऐसी 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये चीज़ें आपको नॉलेज में रखना है, खासतौर से आपका ये स्पेक्ट्रम अलग अलग वेवलेंथ का, अलग इसका, और ये विजिबल की वेवलेंथ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन रखना। और अगर मैं ये कहूँ कि वेवलेंथ अगर मिनिमम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम रहेगी, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, ये ध्यान में रखना आपने। चलो नोट कर लो ये। चलो अब हम एक एक करके देखेंगे, रेडियो वेव से स्टार्ट करेंगे, हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है और वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम है, वहां से शुरुआत करेंगे हम। अब रिवर्स ऑर्डर पे जाएंगे, ये हमारे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम। ये देखो रेडियो वेव क्या है, रेडियो वेव के बारे में देखते हैं अपन। ये कैसे पैदा होती है? चार्ज को एक्सेलरेट करने से। एक रेडियो वेव, जैसे बहुत बड़ा एंटीना होता है, देखे होंगे आपने, टावर होता है, टावर में एंटीना, टावर देखिए ना, हमने कभी टावर देखते, बड़े बड़े एंटीना बोलते हैं जिसको अपन टावर बोलते हैं। तो ये बड़े बड़े टावर के ऊपर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ रहता है, ट्रांसमीटर, दूसरे टावर पर रिसीवर रहता है। ट्रांसमीटर से वेव जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, जैसे यहां से लेकर दूर तक, काफी दूर तक। वो ट्रांसमीटर के अंदर एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेव। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन बनाता है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो एक एक्सेलरेटर रहता है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है और चारों साइड में उसकी क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट होता है, एक्चुअली देखा जाए तो ऑसिलेट करता है। तो देखो आप यहां पर रेडियो वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्जेस इन द कंडक्टिंग वायर्स। जो अपने देखे थे ना, वही कॉन्सेप्ट है। ये कैसे बनता है, ये पॉइंट को नोट करना है। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने से होता है। उसके बाद में तो नॉर्मल है। फिर ये काय के काम में आता है? दे आर यूज्ड फॉर रेडियो टेलीविजन। अरे रेडियो टेलीविजन नहीं, हर जगह पर आपका रेडियो हो, टेलीविजन हो, इंटरनेट हो, या जितने भी कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, ये सारी के सारी रेडियो वेव की कैटेगरी में आती है। ये सारे, खाली रेडियो नहीं, रेडियो का मतलब ऐसा नहीं कि रेडियो बज रहा है, उसमें टेलीविज़न, उसमें मोबाइल, उसमें इंटरनेट सब आ गया उसके अंदर। आप व्हाट्सएप से वॉकिंग करते हो, टॉकिंग करते हो, ये सब उसके अंदर आ गया। जो आप मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो वो सब उसके अंदर आ गया, रेडियो वेव के अंदर। तो वो होती है। तो इट इज यूज्ड रेडियो वेव और टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन पर कम्युनिकेशन बोल दिया ना उसने। अब कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन आता है? कम्युनिकेशन के अंदर इंटरनेट भी आता है, आपका टीवी भी आता है, रेडियो भी आता है, आपका इंटरनेट भी आता है, मोबाइल भी आता है, ये सब कम्युनिकेशन क्या आता है। तो ये सारी की सारी वेव उसके अंदर जनरली यूज होती है। दे आर जनरली इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी की रेंज ध्यान में रखना। फ्रीक्वेंसी की रेंज यहां से लेके यहां तक फ्रीक्वेंसी की रेंज है। कहां से कहां तक? 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज तक। मेगा बोले तो 10 टू द पावर 6 और या 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज हो जाएगा देखा जाए तो, जिसके अंदर आपने कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज दिया, हायर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें दी गई है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलुलर फोन के लिए। सेलुलर फोन जो मैंने आपको बताया, मोबाइल, सेलुलर फोन यूज रेडियो वेव टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेशियो। समझ में आ रहा आपके? तो इस तरह से आपको ये सिंपल इंफॉर्मेशन आपके बुक में भी दिया हुआ है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस है कि ये होती है रेडियो वेव। नोट कर लो। उसके बाद में सेकंड कैटेगरी होती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो आपका घर में माइक्रोवेव ओवन होता है ना, ओवन या अवन, वो भी इसी के अंदर आता है, ध्यान में रखना, माइक्रोवेव। अब इसकी वेवलेंथ थोड़ी रेडियो वेव से कम है। जनरेट कैसे होता है, ध्यान में रखना, जनरेट कैसे होता है। सो माइक्रोवेव विथ फ्रीक्वेंसीज इज अ गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज जैसे बोलते हैं ना, अब जैसे आप मोबाइल में यूज करते हैं, मेरे कितने जीबी का कार्ड है, 4 GB का कार्ड है, वो जीबी बोले तो जीब समझते हैं आप, जी बोले तो गीगाहर्ट्ज है वो। समझ में आ रहा आपके? रेंज आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड, नाम दिया हुआ है प्रोड्यूस्ड बाय, ध्यान में रखना कैसे बनता है।
ये नाम सिर्फ इंफॉर्मेशन रखना, इसके बारे में डिटेल में दिया नहीं आपको। ये तो इसका अगर देते बाटे तो पूरी तो चैप्टर ही बढ़ जाएगा आपका। तो वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए ये जनरेट किया जाता है, ध्यान में रखना। वैक्यूम ट्यूब्स जो होता है, वैक्यूम ट्यूब्स बोले तो एक कांच का ट्यूब बना रहता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स रहते हैं और इलेक्ट्रोड्स के अंदर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ये एक्सेलरेट करता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर क्या जनरेट होती है, माइक्रोवेव जनरेट होती है। और आपके घर के अंदर जो माइक्रोवेव है वो कैसे फंक्शन करती है आपको समझ में आ जाएगा। ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। Radar also provide the basis of the speed guns used to time fast ball, tennis serve and the automobiles. Microwave oven are interesting domestic application of this wave. In such ovens, the frequency of the microwave is selected to match the resonant frequency of the water molecule so that energy from the wave is transferred efficiently to the kinetic energy of the molecule. This raises the temperature of any food containing water. जैसे आपके गाड़ी कि ओवर स्पीड और आपके घर में चालान आ गया, आपके घर में चालान आ गया कि भाई आपकी फला गाड़ी फला जगह पर ओवर स्पीड थी, ज्यादा स्पीड से चला रहे थे आप, 70 की स्पीड से, 80 की स्पीड से, 90 की स्पीड से चला रहे थे आप, आपके घर में चालान आ जाता फोटो के साथ। आप तो रहे तो गाड़ी चला रहा था, तो रडार सिस्टम आपके गाड़ी की स्पीड, कैमरे तो लगे हुए रहते हैं, साइमल्टेनियसली एक रडार सिस्टम होता है। समझ आ रहा आपके, यहां पे वर्ड यूज किया होगा रडार, ये देखो रडार यूज किया उसने। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका नाम होता है लॉन्ग फॉर्म रडार का, ये एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है इसका, रडार, RADAR, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ध्यान में रखना। तो ये डिवाइस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, आपके गाड़ी को टच करती है और वापस पलट के इसके अंदर आती है, जाना और आना, उसकी फ्री से गाड़ी की स्पीड पता चल जाती है आपकी। वो सिस्टम अलग है लेकिन गाड़ी की स्पीड पता चल जाती है आपको। इज इट क्लियर? और गाड़ी की स्पीड चल जाती है, प्लेन की स्पीड, आपके पानी के जहाज की स्पीड, ये सब आप दूर से बैठे बैठे भी उसकी पता लगा। जैसे प्लेन ऊपर उड़ रहा है, उसकी स्पीड कितनी है आपको कैसे पता चलेगा, प्लेन की स्पीड कैसे पता चलेगा? और आपका समझ। ओवन के अंदर क्या होता है कि जब आप कोई चीज गर्म करें, जैसे चावल गर्म करें, तो चावल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो और जो माइक्रोवेव की एनर्जी मिल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और आपके वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी नेचुरल सेम हो जाना चाहिए, तो रेजोनेंस बनता है एंड द पार्टिकल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। आपको आवाज़ भी आती होंगी ओवन के अंदर से, देखना आपने, और उस टाइम एनर्जी सफिशिएंट जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और खाना आपका गर्म हो जाता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है माइक्रोवेव ओवन का, पुट कर लो ये। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर इंफ्रारेड वेव्स। अब आपको यकीन नहीं आएगा, इंफ्रारेड वेव्स आपके घर में भी पैदा होती है। देखो आप गौर से, इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हॉट बॉडीज। आपके घर के अंदर के जो बर्तन है ना, चूल्हे पे रखते हैं आप अपने घर के अंदर चूल्हे पे एक कुकर रखे आप और जला रहे, तो कुकर गर्म होता है, हीट जनरेट होती है, हीट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है कुकर का। अब उसके बाद में आप उसको बंद तो कर देते कुकर में, इसको फ्लेम को बंद कर देते, गैस को बंद कर देते, उसके अंदर से जो हीट निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो आपकी इंफ्रारेड रेज रहती है। आप जितनी भी चीजें गर्म कर रहे हैं उसके अंदर से जो रेस बाहर निकल रही है, रेस गर्म कर रहे हैं, गर्म बॉडी में से जो रेस बाहर निकल रही है, एक्चुअली वो इंफ्रारेड रेस है, आपके घर में भी बन रही है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द इंफ्रारेड हीट। क्लियर कर लिखा, इंफ्रारेड वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय द hot bodies and molecules. This band lies adjacent to the low frequency or long wavelength. Visible spectrum में थोड़ा बहुत आती है। Infrared waves are sometimes referred as a heat waves। देखो क्लियर कर दिया, heat wave बोला जाता है उसको। This is because water molecule present in most material readily absorb infrared waves. Many other molecules, जैसे गैस के अंदर आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जितने रहती है इंफ्रारेड वेव्स एब्जॉर्ब कर लेती है।
आफ्टर एब्जॉर्प्शन देयर थर्मल मोशन इंक्रीजेस, दैट इज दे हीट अप एंड हीट देयर सराउंडिंग। इंफ्रारेड रैम्स आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी। ये सब पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत जगह पर ये यूज किया जाता है। हीट का कॉन्सेप्ट है, तो हीट तो आप हर जगह पे, अब जो गर्मी का महीना चल रहा है तो उसके अंदर भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है हीट एब्जॉर्ब करके इंफ्रारेड रेज इमिट कर रहा है, हमको और ज़्यादा हीट मिल रही है, इससे तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। ये सारा कॉन्सेप्ट है, नोट करो ये। फोर्थ नंबर की आती है इंफ्रारेड, सॉरी विजिबल रेज। ये हम लोग देखते हैं, इसको जितनी भी हम रेज देख रहे हैं ना अभी तक के, वो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन ये दिखाई देने वाली है। ये चीजें जो हम देख सकते हैं ये विजिबल है। जैसे हमारे घर में लाल लाइट, हरा लाइट, पीला लाइट, व्हाइट लाइट सब दिख रहा है ना, ये सब विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है, विजिबल लाइट में आती है, जिसको हम देख सकते हैं, विजिबल रेज, जिसकी वेवलेंथ अपन ने देखे थे पूरे रेंज जो राइट साइड में डायग्राम में बनी हुई थी। इट इज मोस्ट फेमिलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट इज डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। देखो लिखा हुआ क्लियर, ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है इसको। इसकी वेवलेंथ दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7 से लेकर 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक उसकी वेवलेंथ है। नैनोमीटर में दी हुई है ये। विजिबल राइज इमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट अराउंड अस, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें सबसे माइक्रोस्कोप में यूज़ कर रहे चीज़ें देख रहे हैं, ये सब काय की वजह से हो रहा है, विजिबल लाइट की वजह से तो हो रहा है। आज आप ये पेन देख रहे हैं तो लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख में जा रही है, इमेज बन रही है रेटिना पे, पेन दिखाई दे रही है आपको, किसकी वजह से? लाइट की वजह से। ये लाइट का तो इंपॉर्टेंट फीचर है जो हम जिसकी वजह से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है सब विजिबल की वजह से हो रही है। छोटे छोटे इंसेक्ट जो बता रहे थे, देखो पढ़ा, सारे के सारे किसकी वजह से? विजिबल लाइट की वजह से। नॉर्मल है, इन्फॉर्मेशन नोट करना पता कर, कुछ क्या इन्फॉर्मेशन नोट करना है, जैसे इन्फॉर्मेशन नोट करना है कि ये वेवलेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी रेंज में आता है, बस ये नोट करना है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, ये वेवलेंथ की रेंज है, ये नोट करना है बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेज 5 नंबर की है आपकी ये अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज बोले तो सीधी सीधी भाषा में बोलो आपको, सनलाइट, सूरज की रोशनी। जो सूरज की रोशनी है ना वो अल्ट्रावायलेट रेज है, बस खत्म। आराम समझ में, दैट इज नथिंग कम्स अंडर इन अल्ट्रावायलेट रेज। इट कवर्स वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट, वेवलेंथ की रेंज दी हुई है। ये देखो यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होता है अल्ट्रावायलेट लाइट, ये दिया हुआ है। वो तो अपना सूरज की रोशनी बताया, लेकिन बनता कैसे है? ड्यू टू स्पेशल लैम्प एंड वेरी हॉट बॉडीज, ज़्यादा गर्म बॉडी और जो लैम्प होते हैं, जो आपके घर के अंदर लाइट होते हैं, वो भी अल्ट्रावायलेट लाइट रेज, जैसे घर में जो लाइट लगे रहते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट निकलते हैं उसके अंदर। देखो दे सन इज एन इंपॉर्टेंट, इधर लिखा हुआ है सन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, बट फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ इट्स एब्जॉर्ब इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो आपने पढ़े होंगे। वेल्डर जो कारखाने में होता है, लोहे के कारखाने में, लोहे के वर्कशॉप में, वेल्डर वियर स्पेशल ग्लास गॉगल्स और फेस मास्क विथ ग्लास विंडो टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस्ड बाय द वेल्डिंग आर्क। जो वेल्डिंग का रॉड होता है ना, हर वेल्डिंग करते तो उसमें से जो लाइट निकलती है वो अल्ट्रावायलेट लाइट इतनी हार्मफुल रहती है कि हमारे आँख को गए तो हमारी आँख डैमेज हो सकती है, इसलिए वो खासतौर से एक ब्लैक कलर का चश्मा या सामने कुछ प्रोटेक्टर लगाते हैं, वो मेंशन किया हुआ उसने, और कुछ नहीं है। पढ़ लो, ये वो सिंपल है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है पूरा, ये कोई नया नहीं है। सिक्स नंबर की है एक्सरे। एक्सरे तो आप जानते हैं क्या है, तो ये एक्सरे के बारे में तो आपको कोई ऐसा बोल नहीं सकते कि नहीं मालूम है। भाई कहाँ जा रहे, डॉक्टर जाके बता, डॉक्टर क्या बोलता है? एक्सरे करा लो, तुम्हारी हड्डी टूटी हुई है। भाई मैं गिर गया था तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो क्या बोलता है वो? एक्सरे करा लो, है ना, एक्सरे करा लो। एक्सरे बड़े काम की चीज़ है कि एक्सरे बनता कैसे है। किसी एक मोशन के, जैसे इलेक्ट्रॉन जोर से जा रहा है और वो पेन के ऊपर टच करेगा तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप होगा, इलेक्ट्रॉन रुक गया और एक्सरे जनरेट हो गई। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि इलेक्ट्रॉन बीम टकरा के टारगेट के ऊपर एक्सरे को जनरेट करती है। बियॉन्ड द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी आर फेमिलियर विद द एक्सरे बिकॉज ऑफ इट्स मेडिकल एप्लीकेशन। इट कवर वेवलेंथ दिया हुआ है। वन कॉमन वे टू जनरेट एक्सरे इज, ये देखो
कैसे जनरेट करते हैं? टू बम्बार्ड अ मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ये देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जी भरा हुआ इलेक्ट्रॉन टकराता है किससे? टारगेट मटेरियल से, तो उसके अंदर एक्सरे जनरेट होती है और इलेक्ट्रॉन रुक जाता है वहां पर। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। और ट्रीटमेंट के लिए तो आपको मालूम है क्या है, तो ये सब देख चुके आप। मेडिसिन के अंदर ट्रीटमेंट के लिए बोन्स का, कैंसर का, इसका सबका इलाज डिस्ट्रॉय टिश्यू करता है। ये सारे के सारी चीज़ें एक्सरे के वजह से होती है। आपने देखे होंगे आपके बॉडी की एक्सरे में एक पूरा स्केलेटन आ जाता है, तो वो क्या बोन्स से आर पार नहीं जाता, लेकिन आपके बॉडी से आर पार चले जाता है। बोन से आर पार नहीं जाता तो बोन्स की पिक्चर आ जाती है फिल्म के ऊपर, वो आपकी एक्सरे कहलाती है और कुछ नहीं है। सिंपल है, नोट करो ये भी। एंड द लास्ट वन, गैमा रेज। गैमा रेज, गैमा रेज बोले तो एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से लगातार निकलती रहती है अलोंग विथ अल्फा एंड बीटा रेज। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसके अंदर से अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज निकलती है, उसमें से एक रे गैमा निकलती है लगातार। एनर्जेटिक बीम होती है, एनर्जेटिक बीम होती है जिसका आयोनाइजेशन पावर बहुत कम रहता है, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा रहता है। दे लाई इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड हाई वेवलेंथ। This frequency radiation is produced in nuclear reaction and also emitted by radioactive nuclei। कहाँ से पैदा होता है ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना बस, बहुत इजी है। द हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, और इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मतलब थोरियम, रेडियम, यूरेनियम, इसमें से निकलता है। कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज्यादातर ये गैमा रेज यूज किया जाता है। देखो, समराइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब दिया हुआ है। ये जो लिखा हुआ ना सेंटेंस, मैं आपको अगला बताता हूँ। ये देखो पूरा डिटेल दिया हुआ है इसके अंदर। देखो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, लाइट वेव। लाइट बोलो तो विजिबल, ना ध्यान में रखना है, लाइट बोलो तो ये विजिबल है, विजिबल वाला केस है। अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गैमा रेज, इन सबकी वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट दिया है और ये प्रोडक्शन दिया है। कैसे? रेडियो वेव रैपिड एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरिया, इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन से होता है, ये वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से होता है। इंफ्रारेड रेज वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, हॉट बॉडी के अंदर से निकलता है। लाइट इलेक्ट्रॉन इन एटम, ये जो बताया पूरा डिटेल्स में। अल्ट्रावायलेट इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम, ये अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, समझ में आ रहा? एक्सरे, एक्सरे ट्यूब और इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। गैमा रेज रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस। डिटेक्शन, सब डिटेक्शन के बारे में भी दिया हुआ है, आप देख सकते क्या क्या काम में आते हैं, ये कैसे डिटेक्ट होते हैं, ये सारा कॉलम बना के दिया हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर कभी आपको पूछा तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। नोट कर लो, ये आपके एनसीईआरटी में भी सब दिया हुआ है, कोई नया नहीं है। एनसीईआरटी में भी पूरा डिटेल्स में ये दिया हुआ है। चलो, यहां पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। छोटा से था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो जो मैंने आपको पहला पढ़ाया डिस्प्लेसमेंट करंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर आपके जो फॉर्मूले बने थे वेलोसिटी ऑफ लाइट के, जो वो फॉर्मूले बनाया था मैंने आपको, वो भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रख के सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में फिर नीट, जेडब्ल्यू और नीट के क्वेश्चन करेंगे। बताना बुक।
एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो जरा आप, क्या दिया हुआ है। Figure shows the capacitor made of two circular plates each of radius दिया हुआ है सेंटीमीटर में, एंड सेपरेटेड बाय, ये रेडियस है, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस d होता है, ये ऐसा दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस d होता है, और दोनों का रेडियस दिया हुआ है, सेम है रेडियस। The capacitor is being charged by the external source. The charging current is constant and is equal to, ये करंट दिया हुआ है, ठीक है। Calculate the capacitance and the rate of charge of potential difference between the plate. आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, और आप इसमें कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट मतलब क्या निकालना आपको, रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। देखते हैं अपन ये क्या निकालना है, मतलब चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हैं आप, डी क्यू बाय डी वी निकालना है आपको, डी क्यू बाय डी वी, रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट, डिस्प्लेसमेंट करंट अपन ने देखे थे, दैट इज आई डी, ये निकालना है, और इस किरचॉफ फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये पूछ रहा है वो। देखो वाला जरा कैसा करेंगे। सबसे पहले अपन निकाले सी, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये फॉर्मूला है, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ए बोले तो एरिया, सर्कुलर प्लेट है ये, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, पाई 3.14 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो आपका रेडियस का स्क्वायर है, कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 इंटू 10 टू द पावर, कितना आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 10 टू द पावर -2 उसका स्क्वायर, है ना, सेपरेटेड बाय एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन डी कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -5, सॉरी 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक। C इक्वल टू 3.14, 12 का स्क्वायर क्या आएगा आपको तो मालूम है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो ये 144 हो जाएगा, पावर हो जाएगा -4, फिर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 और 5 से डिवाइड करो, देखो वाला कितना आंसर आता है। करो कुछ तो कैलकुलेशन करो आप लोग, कुछ तो कैलकुलेशन करो।
चलो आगे बढ़े, कितना आता है आंसर देखो। एट पॉइंट 0032 8.0032 आपके बुक में क्या दिया हुआ है? 8.0032 इंटू 10⁻⁻12 8.002 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, ये आंसर आना चाहिए आपका। अगर -12 हटा दिया तो पीको फैरेड में आएगा, या 80.02 पीको फैरेड ऐसा भी बोल सकते हैं आप। हो गया पहला कैलकुलेशन। सेकंड वाला देखो जरा, सेकंड वाला कैसे करेंगे अब हम। सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है वो, सेकंड में आपको एक मिनट, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस हो गया एंड द रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट। रेट ऑफ पोटेंशियल निकालना है, ये तो रेट ऑफ पोटेंशियल निकालना है, dV/dt ये निकालना है आपको, dV/dt। ठीक, कैसे निकालेंगे dV/dt, कहां से लाएंगे dV/dt, जरा सोचो। हाँ, dV/dt कहां से लाएंगे आप? अपने को याद है, अपन ने पढ़े थे C = Q/V, याद करो, C = Q/V कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़े थे ना, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखो जरा, Q = CV, इधर आ जाएगा ना, ये CV = Q लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्या मिलेगा देखो, C तो कांस्टेंट है, इसका क्या आएगा dV/dt, यही तो चाहिए अपने को, इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा dQ/dt, C dV/dt इज इक्वल टू dQ/dt क्या होता है करंट, C नीचे आ जाएगा, dV/dt इज इक्वल टू करंट अपॉन C, ये निकाल सकते हैं आप। ठीक है, कैसे, dV/dt करंट की वैल्यू कितनी है 0.15, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 8.002 इंटू 10⁻⁻12, ये है। dV/dt आपने क्या करे, करंट की वैल्यू ऊपर डाल दिए और इसकी वैल्यू नीचे डाल दिए, दोनों वैल्यू डालने के बाद कैलकुलेट करो आप, -12 ऊपर जाके +12 हो जाएगा। कितना आता है आंसर, कैलकुलेट करके देखो आप। कितना आता है देखो जरा, आपके बुक में आंसर दिया हुआ है 1.87, 1.87 चेक करो आता है क्या, तो 1.87 आता है कि चेक करो। वन पॉइंट एट सेवन इंटू 10⁻⁹, और यूनिट क्या आएगा इसका, वोल्ट पर सेकेंड, ये आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो देखो, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट, आपको याद होगा अपन इसको बैटरी से कनेक्ट करें, करंट फ्लो होता था, कंडक्शन करंट याद करो, ये कंडक्शन करंट है, ये एक्चुअली कंडक्शन करंट है, ये कंडक्शन करंट ही तो है,
और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्या देखे थे अपने, दोनों करंट इक्वल आते थे ना। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज कंडक्शन करंट। पढ़े थे अपन ने ये सब। इसका मतलब आई डी इज नथिंग बट इज इक्वल टू आई सी, और वो कितना है 0.15 एम्पियर। चेक करो 0.15 एम्पियर। अच्छा यहाँ पे मेंशन ही नहीं आपके बुक में, एक मिनट। हाँ करेक्ट, डेरिवेशन भी पूरा, डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है, अपन डेरिवेशन तो कर चुके। फोर्थ नंबर मतलब सी में क्या बोल रहा है वो, किरचॉफ लॉ वैलिड होगा क्या? इस किरचॉफ लॉ फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, ईच वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर? यस, वैलिड होगा, वैलिड होगा। सिर्फ इतना है कि दोनों का एडिशन करंट का और डिस्प्लेसमेंट करंट का सेम होना चाहिए, बस एडिशन होना चाहिए और कुछ नहीं। नोट करो ये सब। 48 नोट करो। चलो आगे बढ़े। पढ़ो जरा क्या बोल रहा है वो। What physical quantity is the same for X-ray of wavelength, red of wavelength and radio wave of wavelength? What physical quantity is the same for X-ray of wavelength, red light of wavelength and radio wave of wavelength? क्या चीज सेम रहेगी ये पूछ रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या सेम हो सकता है बताओ। इसके अंदर देखो गौर से, ये एक्सरे ऑफ वेवलेंथ ये एक है, फिर रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ ये 2 है, और रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ ये 3 है। समझ में आ रहा आपके? एक्सरे की वेवलेंथ अलग है, लाइट की वेवलेंथ अलग है, रेडियो की वेवलेंथ अलग अलग है। ठीक है, एक्सरे की वेवलेंथ, एक्सरे की वेवलेंथ कितनी है? दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। फिर दूसरा कौन सा? रेड लाइट, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आ गया। रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी बोल रहा है वो बोल रहा है 68 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 6800 एंगस्ट्रॉम यूनिट अलग है। रेडियो वेव बोल रहा है वो, इसकी तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ कितनी बोल रहा है वो 500 मीटर। ये तीनों में कॉमन क्या है ये अपने को पूछा उसने, गौर से देखो। व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम है ये पूछ रहा है वो। बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम हो सकती है? क्या सेम हो सकती है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम,
vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The speed of light in vacuum is same for all cases. समझ में आया आपके? नोट करो, नोट करो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहा है वो देखो. एनसीईआरटी का 8.5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है सीक्वेंस के हिसाब से. बाकी के बीच के क्वेश्चन बहुत इजी है, करके वो आप भी कर सकते हैं. द रेडियो कैन ट्यून इन टू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 712 मेगाहर्ट्ज बैंड. व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड. करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालने के लिए बोल रहा है. कैसे करेंगे देखो जरा क्वेश्चन को, बहुत इजी है. देखो, द रेडियो कैन ट्यून टू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड. व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपको निकालना है. वेवलेंथ का कौन सा फॉर्मूला लेंगे आपको याद है. C इज इक्वल टू एफ लैम्डा. इट इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन एफ. चलेगा, C अपॉन एफ. इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, और C तो आपको मालूम है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. पहला केस लेता हूं मैं अब यहां पर फॉर फ्रीक्वेंसी. पहली वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 7.5 मेगाहर्ट्ज. 7.5 मेगाहर्ट्ज इसको कन्वर्ट करते हैं अपन 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज. मेगा का कन्वर्शन 10 टू द पावर 6 में चले जाएगा. ठीक है, अच्छा 1 इम्प्लाइज वेवलेंथ निकालते हैं इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है C 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय, और ये 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6. कैसे करें, एक काम करते हैं इसको, देखो ऐसा करते हैं. इसका 0 पर आ जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना. 30 हो जाएगा. नीचे क्या आ जाएगा 75 इंटू 10 टू द पावर 6. अच्छा, अब ये पॉइंट के वजह से यहाँ 30 आया, ये पॉइंट के वजह से यहाँ 30 आया. एक 0 इससे ले लेता मैं, है ना. ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 7. एक 0 लेने की वजह से. मैंने ऐसा क्यों करा, उसके पीछे क्या वजह है. उसके पीछे वजह ये है कि 75 1 जा और 75 4 जा डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा है. डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा है. देखो आप, पॉइंट का लफड़ा ही नहीं है इसके अंदर. 75 75 150 150 और 150 300, है ना. तो लैम्डा इज इक्वल टू ये हो गया 4 और ये ऊपर जाएगा, है ना. ये ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास ओनली 10 टू द पावर 1. मतलब अल्टीमेटली लैम्डा कितना बच रहा है आपके पास 40 मीटर. ये आपका पहला आंसर आ गया, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ. सेकंड नंबर देखते हैं आप. फॉर फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी है 12 मेगाहर्ट्ज. 12 मेगाहर्ट्ज 12 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज. 1 के अंदर डाल दो आप, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते अपन. लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 टू द पावर 6. चलेगा, कैंसलेशन 1 जा कितना आएगा 1 जा एंड दैट इज नथिंग बट 4 जा. चलेगा. hmm. 12 मेगाहर्ट्ज तो ये ऊपर जाएगा. अब ये 1/4 बचा, 1/4 इंटू 10 टू द पावर, ये जाके ऊपर क्या बचेगा 2 बोले तो ये 100 हो गया. अरे भाई 2 बोले तो ये 100 हो गया. तो लैम्डा इज इक्वल टू 100/4. अरे तो और कैंसल होता, 4 1 जा एंड 4
4 2 ज़ा 8 बचा 2, 4 5 ज़ा 25 ज़ा होता। तो लैम्डा इज इक्वल टू 25 मीटर। तो मैं ऐसा लिखूं, इफ frequency range is 7.5 megahertz to 12 megahertz, then wavelength range is 40 और 25, 25 से 40 तक है, मतलब 25 मीटर टू 40 मीटर। आपका आंसर चेक करो। क्वेश्चन नंबर 8.5 बराबर है, वेवलेंथ 40 और 25, 40 और 25 परफेक्ट आया। नोट करो, नोट करो। पढ़ो जरा क्या दिया हुआ है। The amplitude of the magnetic field part of the harmonic electromagnetic wave in vacuum is, ये दिया हुआ है B0 नैनो टेस्ला है। What is the amplitude of the electric field part, मतलब आपको E0 निकालना है। ये तो पढ़ चुके अपन, बहुत इजी है, बहुत इजी है, याद करो। क्या था आपका फॉर्मूला? C इज इक्वल टू E0 अपॉन B0 लिखा के दिया था ना मैंने आपको, पॉइंट्स करके, पॉइंट्स के फॉर्मूले में लिखा के दिया था ना। C इक्वल टू E0 अपॉन B0। अपने को E0 निकालना है तो B0 इधर चले जाएगा। E0 इज इक्वल टू C टाइम्स B0। C कितना होता है? 3 × 10 to the power 8 और B0 कितना है? ये दैट इज 510 नैनो है, 10 to the power -9। नैनो का कन्वर्शन -9 में होता है, नैनो का कन्वर्शन -9 में होता है, ध्यान में रखना। 3 0 0, 3 1 3, 3 5 15 है ना। और ये मिला के हो जाएगा 10 to the power -1, -1 0 मिला दिया तो 153 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। न्यूटन पर कूलम लिखो या वोल्ट पर मीटर लिखो, चेक करो वाला 153 आंसर है क्या। क्वेश्चन नंबर 8.7 करेक्ट, 153 न्यूटन पर कूलम आ गया आंसर, आ गया आपका आंसर। चलो यहाँ पे हम क्लास रोकते हैं, कुछ MCQs अपन सॉल्व करेंगे JEE नीट के, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन ऑप्टिक्स का शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।